हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे, साधारण वाक्य थे, उनके बारे में बताया था। आज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल जो अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे उनमें हमें वर्ब यानी क्रिया में ऐसे लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? कुछ एक वर्ब्स ऐसी है कि उनमें ऐसे ये कैसे लगाएंगे? तो देखिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए साधारणतया क्रिया के अंत में एस लगाया जाता है। लेकिन जिन वर्ब्स के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जेड हो तो he, she, it, when सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट माने एक वचन का फॉर्म के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया एस लगाया जाता है। यानी कि जिन वर्ब के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड आता हो तो फिर से एक जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन कर्ता होते हैं, उनके साथ प्रयुक्त होने वाली जो वर्ब है, क्रिया है, उसके साथ क्या लगाया जाता है? एस लगाया जाता है। जैसे कि गो है तो गोज हो जाएगा। इसी प्रकार बज है तो बी डबल जेड एस हो जाएगा। सच है एस ई ए आर सी एच एस हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, जेड हो तो वहां पर उनमें उन क्रियाओं में आप एस लगाएंगे। ठीक। उसके बाद देखिए, जिन वर्ब्स के अंत में वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण हो तो उनमें वाई को हटाकर आई एस लगाया जाता है। यानी कि जिन वर्ब्स के अंत में क्या हो? वाई हो, अंत में वाई हो, लेकिन वाई से पूर्व अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, व्यंजन वर्ण आता है, तो वहां पर उसमें वाई को हटा दिया जाएगा और उसमें आई एस लगाया जाएगा। कैसे? सी ए डबल आर वाई। ये देखिए, यहाँ पर वाई है, अंत में वाई से पूर्व आर है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने बताया कि इस वाई को केवल वाई को हटा देंगे। यहाँ पर तो सी ए डबल आर यहाँ तक अपना ये सेम हो जाएगा, वाई की जगह वाई लगाएंगे, ये सही रहेगा, कैरेज हो जाएगा। इसी प्रकार डब्ल्यू ओ डबल आर है, वही हम क्या करेंगे? यहाँ पर वाई, वाई से पहले आर है तो डब्ल्यू ओ डबल आर आई एस लगाएंगे। तो इस प्रकार से वाई से पूरा अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हमें करना क्या है कि वाई को हटा देंगे और उसकी जगह आई एस लगाएंगे। आगे देखिए, एक नंबर, दो नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट पर्सन में आप
प्रयुक्त होने वाले वर्ग में एस या ईएस नहीं लगता, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स बहुवचन करता है उनके साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करना है, उनमें एस। तो बच्चों ये थे वर्ब में एस या ईएस लगाने का नियम रूल्स। अब हम आपको इस टेंस के जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में अध्ययन। तो देखिए सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि जो नेगेटिव है इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे यानी कि नकारात्मक। नेगेटिव वाक्य होते हैं। तो देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य होते हैं, उनमें क्या होता है, नकारात्मक वाक्यों में नहीं की अंग्रेजी में हम नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कार्य के नहीं होने का बोध होता है, जैसे कि अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाता है, बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, माताजी खाना नहीं बनाती है। इन्हीं सब सेंटेंस में क्या हो रहा है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, कार्य नहीं होने का बोध होता है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं उनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता होते हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी करेंगे, does not तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ता कौन बचे, I, we, you और they प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब do not का प्रयोग करते हैं, do not का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमें जो एक सीट और सिंगल सब्जेक्टों के साथ डज नॉट लगाना है, शेष सभी कर्ताओं के साथ डू नॉट लगाना है। पैटर्न देखना है इसका। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारे कौन से हैं, डू नॉट और डज नॉट, डू और डज उसमें नॉट लगाएंगे। और एक बात और ध्यान रखनी, यहाँ पर जो वर्ब सेंटेंस होते हैं उनमें केवल वर्ब की फर्स्ट वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसमें एस एस लगाएंगे, यानी कि जो एस या एस लगाने का सिस्टम था वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस था। लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस में कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखिए, रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट एक करता है कौन होता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला वो सब्जेक्ट होता है करता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, रमेश। अब हमें पता चला रमेश, हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रमेश। रमेश हमें पता चला कि सिंगल सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो एक वचन करता हूं के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का प्रयोग करेंगे, रमेश डज नॉट। अब हमारी वर्ब क्या है, क्रिया पढ़ना। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड। अब यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। रमेश डज नॉट रीड क्या नहीं पढ़ता है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश।
दूसरा सेंटेंस देखिए, वे फुटबॉल नहीं खेलते। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है? वे। वे का इंग्लिश हो जाएगा वे। अब दे हमें पता चल होना चाहिए कि सिंगुलर है प्लूरल है, और जो यहाँ पे पता चला प्लूरल सब्जेक्ट है तो बहुवचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है हमें? डू नॉट। वर्ब क्या हमारी क्रिया? खेलना हो गया, फर्स्ट पूरा प्ले हो जाएगा, क्या निकल खेलते हैं फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए बच्चों, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होते हैं, और दूसरे होते हैं जिनमें जो हमारा प्रश्न होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वो सेंटेंस के बीच में होता है। और तो इस जैसे क्या से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पैटर्न देख लीजिए। अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ हुआ है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को प्रारंभ करेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर अदर्स है, और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस देखिए, क्या वह एक पत्र लिखता। तो यहाँ पर हमें पता चला हमारा जो सेंटेंस है वो किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। तो अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करना है। हमारे हेल्पिंग वर्ब में बताएं कि हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर वह है, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगाएंगे? डज। डज। फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, फिर हमें वर्ब लगाना है लिखना, डज ही राइट ए लेटर। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये तो अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ नहीं होकर के प्रश्न बीच में पूछ लिया जाता है, जैसे कि वह एक पत्र क्यों लिखता है, तो यहाँ पर हमें सेंटेंस हमारा वैसे सब्जेक्ट से प्रारंभ हुआ, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है हमें बीच में पूछा जाए क्यों। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें क्या करना है? सबसे पहले जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन होता है उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें इस उत्तर में केवल क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन हमारा वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें वही करता अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पर वह करता के साथ क्या करना है? व्हाई डज ही राइट ए लेटर। तो यहाँ पर देखिए वाई सवाल सेंटेंस, यहाँ पर जो प्रश्न है वो बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी हमें पहले बनानी पड़ेगी और उसके बाद जो सेम अकॉर्डिंग उसी इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे, और अगर हमारा प्रश्न बीच में पूछा जाता है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन की इंग्लिश पहले लिखेंगे। आगे देखिए इस टेंस के प्रयोग देखिए, यूजेस। यूज देखिए इस टेंस में क्या होता है। इस टेंस का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। पहला है शाश्वत सत्य, यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य और भाव प्रकट करने के लिए
यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सार्वभौम सत्य बातें होती हैं, उनको दर्शाने के लिए टेंस का प्रयोग करेंगे। तो कैसे? सेंटेंस देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो हमेशा से ही पूर्व दिशा से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये जो पृथ्वी है वो सूर्य की चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखिए, आदत का भाव प्रकट करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आत्म भाव होते हैं उनको भी बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे भी? जैसे कि he often comes late, he often comes late, वह प्राय देरी से आता है, यानी कि ये उसकी आदत हो चुकी है कि वो हमेशा देरी से आता है, प्राय देरी से आता है। इस प्रकार जो आत्म बातें होती है उनको भी इसी टेंस के माध्यम से बताया जाता है। आगे देखिए, स्थायी कार्य, स्थायी कार्य या स्वभाव का भोग कराने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? यानी स्थायी स्वभाव होता है, जैसे कि द रोज स्मेल स्वीट, यानी कि जो रोज का फूल होता है उसका क्या स्वभाव है, वो स्वीट होता है, अच्छी गंध देता है। तो इस प्रकार से इस टेंस का प्रयोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है और इस प्रकार की भावों को प्रदर्शित करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, और कौन इस टेंस का प्रयोग करेंगे? पूर्व नियोजित भूतकाल भविष्यकालीन कार्यक्रमों को दर्शाने के लिए, जो कि अपने पूर्व निर्धारित समय पर होंगे। वैसे गाइए जो भविष्यकालीन लेकिन पूर्व निर्धारित है उनका समय, उस प्रकार के सेंटेंस वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शामिल किया जाता है। ऐसे देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 4, यानी कि जो टाइम है ट्रेन का वो 4 बजे तक छूटने का है, यानी ये टाइम है निश्चित समय पर, भविष्यकालीन है लेकिन पूर्व नियोजित होता है। इस प्रकार के सेंटेंस निश्चित टेंस में समायोजित किए जाते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी लीव जयपुर टुमारो। अब यहाँ पर हम जयपुर को कल छोड़ेंगे, ये आज हमने पहले डिसाइड कर लिया है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, तो जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम होते हैं वो भी इसी टेंस के अकॉर्डिंग आते हैं। आगे देखिए, इस टेंस में अंग्रेजी में इसकी पहचान के लिए कुछ एक एडवर्बियर्स आते हैं, जैसे कौन से एडवर्बियर्स हैं जिनसे हमें पता चलता है। तो इन्हें इस टेंस में निम्न एडवर्बियर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे always, often, never, really, usually, regularly, rarely, seldom, आदि एडवर्बियर्स होते हैं। each,
each every day night month इस प्रकार के जो एडवर्ब्स आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कि my mother never goes to temple, मेरी माता जी कभी मंदिर नहीं जाती। तो यहाँ पर जो नेवर शब्द है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की सूचना दे रहा है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हुआ जिससे हमें पता चला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है he often comes to school, I play cricket daily। तो यहाँ पर जो डेली शब्द है ऑफन शब्द है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स है जो हमें अंग्रेजी में इसकी पहचान कराने में सहायक होते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स का हमारा जो टॉपिक आता है उसमें ये एडवर्ब्स के माध्यम से हम करेक्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं सेंटेंस में। तो बच्चों आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।